नमस्कार दोस्तों। महात्मा गांधी ने अपने हाथों में लाठी उठाकर दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया और 200 सालों तक गुलामी के बेड़ियों में जकड़े भारत को आज़ाद करवाया। तो वहीं आज़ादी के बाद लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 500 से अधिक रियासतों में बटे भारत को एकजुट कर अखंड भारत के निर्माण में योगदान दिया। इन दोनों ही महापुरुषों में एक बात कॉमन है कि ये दोनों ही गुजरात की धरती पर जन्म लेकर वहाँ के मिट्टियों में खेलते हुए बड़े हुए और इसी मिट्टी के लाल है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे YouTube चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मोदी जी का जीवन यूं तो खुली किताब की तरह है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए नरेंद्र मोदी के जीवन की कई कहानियां अनकही हैं और कई किस्से अनसुने हैं। तेली समुदाय से ताल्लुक रखने वाले इनके पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान चलाते थे। वहीं मोदी की मां हीराबेन मोदी दूसरों के घरों में काम करती थी। इन दोनों के घर में 17 सितंबर 1950 को एक बच्चा जन्म लेता है। वे इसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी रखते हैं। 6 भाई बहनों में नरेंद्र मोदी तीसरे क्रम के संतान थे। मोदी वडनगर के भगवताचार्य नारायणाचार्य स्कूल में पढ़ते थे, जहां गुजरात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार उर्फ वकील साहब ने संघ के प्रति निष्ठा के लिए नरेंद्र मोदी को 8 साल की उम्र में 1958 में बाल स्वयंसेवक की शपथ दिलाई और मोदी वकील साहब के RSS की विचारधारा से काफी प्रभावित हुए। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि प्रभा शक्तिमन् हिंदू राष्ट्रांग भूता इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। पढ़ाई में नरेंद्र मोदी ज्यादा अच्छे नहीं थे, पर एक कुशल वक्ता थे। वाद विवाद में उन्हें कोई हरा नहीं सकता था। अभिनय में भी इनकी रुचि थी और नाटकों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। मोदी जी का विवाह 14 साल की उम्र में जसोदाबेन चमन लाल के साथ हुआ, पर वे गृहस्थ जीवन में नहीं पढ़ना चाहते थे। इसलिए वे 17 साल की उम्र में घर छोड़कर चले गए और स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित कोलकाता के बेलूर मठ सहित उत्तर और उत्तर पूर्व भारत के कई हिंदू आश्रमों और मंदिरों का भ्रमण किया। हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों में भी कई रातें गुजारी। इसका असर यह हुआ कि इन्होंने इन दिनों जीवन को गहराई से जाना और अपनी सोच को सुधारा और करीब 2 साल बाद मोदी जी वडनगर अपना घर वापस आ गए। घर आते ही हीराबेन ने अपने बेटे नरेंद्र मोदी की जसोदाबेन से गौने की बात करने लगे, पर मोदी ने गौना करने से इनकार कर दिया और वडनगर से अहमदाबाद आ गए और उन्होंने एक साइकिल खरीदी और उस पर चाय बेचने लगे। RSS की शाखाओं में भी जाने लगे। मोदी जी के प्रतिभा से RSS संघ गुजरात प्रांत प्रचारक वकील साहब काफी प्रभावित हुए और मोदी को अपने पास बुला लिया, जहां वकील साहब ने मोदी को काम दिया RSS मुख्यालय के सदस्यों के लिए खाना बनाने का, साफ सफाई का और कुछ दफ्तरी काम करने का। RSS के दफ्तर संभालने का एक काम धीरे धीरे संगठन संभालने में तब्दील हो गया। RSS में रहते हुए नरेंद्र मोदी ने अपनी इतनी मजबूत छवि बना ली थी कि किसी भी तरह का काम उन्हें ही सौंपा जाता। संघ के कार्यक्रमों का मैनेजमेंट मोदी इस प्रकार करते कि सभी लोग उनसे प्रभावित होते। धीरे धीरे कर RSS में मोदी की जिम्मेदारियां बढ़ती गई और 1980 तक आते आते संघ के कई संगठनों का काम मोदी जी देखने लगे। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा स्थापित जन संघ को 1980 में भारतीय जनता पार्टी कर दिया गया और अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। 1985 तक भारतीय जनता पार्टी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी, तो यह तय हुआ कि अब पार्टी को हिंदुत्व की तरफ लौटना चाहिए। 1985 में नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी में एंट्री होती है। गुजरात में पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी मोदी जी को दी गई। मोदी को पार्टी में गुजरात का संगठन मंत्री बनाया गया। पार्टी में आते ही मोदी जी ने न्याय यात्रा निकालने का सुझाव दिया और यात्राओं का दौर शुरू हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में जहां 1984 में लोकसभा चुनाव में मात्र 1 सीट जीत पाई थी, वहीं 1989 में ये संख्या बढ़कर 12 हो गई। 1990 में BP सिंह की केंद्रीय सरकार ने सामाजिक न्याय का जिम्मा अपने कंधों पर उठाते हुए कहा कि हम मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करवाएंगे। इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया कि अब कमंडल की राजनीति को आगे बढ़ाया जाएगा और पार्टी ने तय किया कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाला जाएगा। गुजरात में इस रथ यात्रा की जिम्मेदारी दी गई नरेंद्र मोदी को। मोदी ने सफलतापूर्वक इस कार्य को अंजाम दिया और बिना किसी सांप्रदायिक हिंसा के रथ यात्रा सोमनाथ से बम्बई आ गई। 1992 में भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक उस समय के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी की अगुवाई में एकता यात्रा निकालने का फैसला किया। इस एकता यात्रा के लिए नरेंद्र मोदी को गुजरात से बुलाया गया और इस एकता यात्रा का
संयोजक बनाया गया और मोदी ने इस एकता यात्रा को सफलतापूर्वक समाप्त किया। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी से भले कोई चुनाव नहीं लड़ रहे थे, पर धीरे धीरे कर पार्टी के बीच अपने काबिलियत का खुट्टा गाड़ते जा रहे थे। 2001 में गुजरात के भुज में भयानक भूकंप आया। 20,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई, लाखों घर और मकान नष्ट हो गए। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के केशुभाई पटेल, पर मुख्यमंत्री साहब पुनर्वास का काम अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। हालात धीरे धीरे कर बिगड़ती जा रही थी। इसका परिणाम यह हुआ कि राज्य विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कई सीटें खो दी। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने पार्टी को सुझाव दिया कि अब समय आ गया है कि नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया जाए। पार्टी ने इस फैसले का समर्थन किया। केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના। पर मोदी के इस सफर की शुरुआत दर्दनाक तरीके से हुआ। शपथ के 4 महीने बाद यानी फरवरी 2002 में कुछ कार सेवक साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन से अयोध्या से वापस लौट रहे थे, तो ट्रेन को गोधरा स्टेशन के पास रोककर जिस बोगी में कार सेवक सवार थे उसे दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया। 50 से ज्यादा कार सेवक मारे गए। इसके बाद गुजरात में दंगा भड़क उठा और 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। इस हत्या का आरोप मोदी सरकार पर एक कहते हुए लगा कि पुलिस प्रशासन ने दंगाइयों को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किया, जिसके कारण इतनी हत्याएं हुई। इस घटना के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने मीडिया के सामने नरेंद्र मोदी को राजधर्म का पाठ पढ़ाया। राजधर्म का पालन करें। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने गुजरात में शांति, एकता और सद्भावना को मजबूत करने के लिए कई प्रयास किए। राज्य के मुस्लिम समुदाय तक पहुंच के लिए गुडविल मिशन की शुरुआत की। नरेंद्र मोदी 2001 से 2014 तक गुजरात के 4 बार मुख्यमंत्री बने। इस कार्यकाल के दौरान वे राज्य के आर्थिक विकास पर अधिक ध्यान दिया और निजीकरण को बढ़ावा दिया। ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की अच्छी सप्लाई की व्यवस्था कराई, जिसके कारण कृषि विकास दर बढ़ा और गुजरात का विकास इस प्रकार किया कि मोदी के गुजरात विकास मॉडल की चर्चा भारत के साथ साथ विदेशों में भी खूब हुई और मोदी आम इंसान से राजनीतिक में ब्रांड बन गए। धीरे धीरे नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पूरे भारत में तेजी से फैल रही थी, जिसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 2012 में मोदी को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना दिया और 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को मुख्य चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ 534 में से 282 सीटें अपने नाम की और नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन गए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नरेंद्र मोदी की छवि ऐसी है कि वे कोई बड़ा फैसला लेने से हिचकते नहीं हैं। वे अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्यकाल में साबित कर चुके हैं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति वाली सरकार अपने फैसलों से किसी राजनीतिक की दशा और दिशा बदल सकती है। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने नोटबंदी की, जीएसटी कर को लागू किया, स्वर्ण जाति को आरक्षण देकर यह साबित कर दिया कि यदि जनता को आप पर विश्वास है तो राजनेता को कोई बड़ा फैसला लेने से डरना नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी सरकार में भारतीय सेना ने जबरदस्त पराक्रम का प्रदर्शन कर ये दिखा दिया कि भारत की रक्षा शक्ति दुनिया के किसी विकसित देश से कम नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक कर पूरे दुनिया को ये बता दिया कि भारत पारंपरिक लड़ाई के साथ साथ मॉडर्न लड़ाई भी लड़ सकता है। 28 सितंबर 2016 को जब दुनिया की आधी आबादी सो रही थी तो भारतीय सेना के स्पेशल फोर्स सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों के लॉन्च पैड पर हमला कर उन्हें तबाह कर रही थी। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में सबसे ऐतिहासिक फैसला जम्मू और कश्मीर को लेकर लिया, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा स्थापित जनसंघ के जमाने से उसकी प्राथमिकता थी। जम्मू और कश्मीर में लागू अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों को खत्म कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद कश्मीर में एक देश, एक विधान और एक निशान लागू हो गया। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।